Hello everyone, I'm Jyoti Upadhyay and welcome to Six Sigma IAS. Now let us begin the Hindu editorial discussion of 21st July 2026. अब क्या है कि आज के न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम वो सब देखने वाले हैं। साथ ही साथ क्या है ना कि हर आर्टिकल के डिस्कशन के बाद आई हैव इंक्लूडेड वन क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स, उसी से रिलेटेड किस तरीके से मेंस में क्वेश्चन आ सकता है एंड उसी से रिलेटेड किस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये तीनों ही मैंने उसके बाद इंक्लूड किया है। सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप पॉज करने के बाद एक बार खुद से उसका आंसर सोचोगे ना, तो क्या हो रहा है कि आप सुन भी रहे हो, साथ ही साथ उसका एक रिकॉल भी हो रहा है. सो दैट इज गोइंग टू गेट एम्बेडेड इन योर माइंड, राइट? So let us begin today's discussion and do listen to it very very carefully. ठीक है, तो आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें देयर आर टोटल 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है. सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जो आर्टिकल है ना, दैट टॉक्स अबाउट डिफेक्शंस. डिफेक्शंस मतलब क्या हो गया कि अगर आप देखोगे न्यूज में तो काफी सारे ना हमें देखने को मिल रहे हैं. फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में अगर आप देखोगे तो टीएमसी का एग्जांपल है, महाराष्ट्र में एग्जांपल है. तो इस तरीके से क्या है ना, काफी सारे एमपीज एंड एमएलएज वो क्या कर रहे हैं, वो अपने जिस पार्टी के सिंबल पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा है उस पार्टी को छोड़ करके व्हाट दे आर गोइंग इज दे आर गोइंग एंड जॉइनिंग सम अदर पार्टी. अब क्या है कि जब आप अपने जिस पार्टी के सिंबल से इलेक्शन लड़ते हो और दूसरे पार्टी में जाते हो, तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको क्या होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर अप्लाई होना चाहिए. और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से द पर्सन हैज टू बी विल बिकम डिस्क्वालिफाइड टू बी एन एमपी और एमएलए. लेकिन इसी में क्या है, देयर आर सम एक्सेप्शंस एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस, किस तरीके से उसको यूज किया जा रहा है, अल्टीमेटली इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दैट. नेक्स्ट आर्टिकल दैट टॉक्स अबाउट इंडिया कनाडा रिलेशंस. तो इंडिया और कनाडा क्या है ना कि अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा तो 2-3 साल पहले तक भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा, जब जस्टिन ट्रूडो व्हेन ही वाज देयर, तो थोड़ा बहुत क्या है ना कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस थोड़े फ्रिक्शनल हो गए थे. ठीक है, मतलब उतना ज्यादा अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा था. बट अभी क्या है, वापस से एक रिन्यूड इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ है एंड इट इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज ये जो इंटरेस्ट है, दे हैव स्टार्टेड दैट दे आर गोइंग टू कोऑपरेट इन द डिफेंस सेक्टर. ठीक है, डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, डिफेंस सेक्टर में या यहां पर क्या है ना, इस आर्टिकल में बोलेंगे कि किस तरीके से वॉरफेयर अगर हम देख रहे हैं तो अभी न्यू फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर हैव स्टार्टेड. ठीक है, तो उस फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर में कनाडा जो है, कनाडा स्पेस टेक्नोलॉजी में एंड कनाडा जो एरोनॉमिक वॉरफेयर होता है उसमें कनाडा बहुत ज्यादा एडवांस है. प्लस कनाडा का इंटरेस्ट, ये तो इंडिया का इंटरेस्ट हो गया कि चलो हम टेक्नोलॉजी कुछ हमें जानने को मिलेगा और कोऑपरेट करने को मिलेगा. कनाडा का जो इंटरेस्ट है इंडिया में वो क्या है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट वॉकेबिलिटी. वॉकेबिलिटी बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हैज मेड राइट टू वॉक एज अ फंडामेंटल राइट. लेकिन आज के अगर रास्ते में आप चलने के लिए निकलोगे आपको क्या दिखेगा कि गड्ढे हैं, एनक्रोचमेंट्स है रास्ते पे. हम नए नए फ्लाईओवर बनाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि हम अपने सिटीज को कैसे डिजाइन कर रहे हैं, हम कार फ्रेंडली सिटीज डिजाइन कर रहे हैं. वी आर एक्चुअली मूविंग अवे फ्रॉम प्रॉपर पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट्स. तो दोनों ही जरूरी है, इट्स नॉट आइदर और, बट व्हाट इट्स रिक्वायर्ड इज कि नॉट वन एट द कॉस्ट ऑफ द अदर. सो दैट वी आर गोइंग टू सी. The next article that is there that basically talks about index core industries. हमारे इंडिया में टोटल कितने कोर इंडस्ट्रीज हैं वो हम देखेंगे. उनमें से क्या है, कुछ चेंजेस किए गए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोल में, कोल हमारा एक कोर इंडस्ट्री है, लेकिन उसमें से देयर वर 2 टाइप्स ऑफ कोल. फॉर एग्जांपल वॉश कोल को हटाया गया है, आयरन ओर को इंक्लूड किया गया है. तो इस तरीके की चीज जो चीजें हैं दैट वी आर गोइंग टू सी इन दैट कि कौन सा इंडेक्स है, बेस ईयर रिवाइज किया गया है, व्हाट इज बेस ईयर. एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू सी अबाउट क्यूडेंगा. क्यूडेंगा क्या है, इट इज बेसिकली अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन. एक्चुअली हम लोग उसको डेंगू बोलते हैं बट उसका प्रोनाउंसिएशन में वो डेंगी होना चाहिए. ठीक है, सो ये जो डेंगू वैक्सीन है हम इसके बारे में बात करेंगे. एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरियस सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. और उसमें क्या है, मॉनसून सेशन जो है वो हमारा कल से चालू हुआ है. ठीक है, तो कितने टाइप ऑफ सेशंस हैं, क्यों बुलाया जाता है, हर सेशन का क्या होता है, एक अपना पर्पस होता है. ठीक है, जैसे बजट सेशन का तो नाम में ही है कि हाँ वो बजट सेशन है, तो बजट का एक अपना पर्पस हो, वो उसका पर्पस हो गया. लेकिन मॉनसून सेशन का क्या पर्पस होता है, हम विंटर सेशन का क्या पर्पस होता है, अगर हम स्पेशल सेशन बुला रहे हैं उसका क्या पर्पस होता है. ठीक है, सो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट? So let us begin with the first article and that talks about, okay, and before I begin let me tell you about the various courses that we offer here at Six Sigma IAS. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम we are offering foundation course as well as we are founding our mentorship and answer writing program. अब let me tell you something कि ये Six Sigma IAS में ना why you should basically come and join our center. See, our focus here, the institute is mostly run by whom? It is run by ex-civil servants. You can see on the screen we have Shikha ma'am. She has been the ex-chief commissioner of income tax, and the vision and motto here of this institute
is not basically about revenue. Our motto over here is ultimately to provide quality. तो इसमें क्या है, हमारे क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इनटेक होता है, दैट इनटेक इज लिमिटेड टू हार्डली 40 to 50 स्टूडेंट्स. एंड हम क्या करते हैं, इन स्टूडेंट्स में भी वी फोकस एब्सोल्युटली ऑन क्वालिटी. टीचर्स को स्टूडेंट्स के नाम पता होते हैं, एंड हम क्या करते हैं, अगर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनको कोई डाउट है, दे कैन रेज देयर हैंड्स एंड आस्क देयर डाउट इन द क्लास इटसेल्फ. एंड दिस सरप्राइजिंगली हैज बिकम अ प्रिविलेज टुडे, बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में यू विल सी, इन रेगुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यू विल हैव अराउंड 100-150 स्टूडेंट्स सिटिंग इन क्लास. तो अल्टीमेटली टीचर और स्टूडेंट का जो कनेक्ट है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. ठीक है, सो आवर फोकस इज ऑन क्वालिटी. डू विजिट आवर सेंटर और यू कैन इवन गिव अस अ कॉल. ठीक है, हमारे कोर्सेज जो है दैट इज अवेलेबल बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. नाउ लेट अस कंटिन्यू. तो पहला जो एडिटोरियल है दैट टॉक्स अबाउट डिफेक्शन अफेक्ट्स मॉरल सैंक्टिटी ऑफ डेमोक्रेसी. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ना कि मॉरल सैंक्टिटी ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब आखिर होता क्या है. मॉरल सैंक्टिटी का मतलब हो गया ना कि ट्रस्ट ऑफ द वोटर्स. कि देखो, आप जब एक इलेक्शन में वोट करते हो, यू डोंट जस्ट वोट फॉर द कैंडिडेट, you also vote for the ideology, you also vote for the principles of the party on which the candidate, on whose ticket the candidate is basically contesting the election. तो यहां पर बोल रहे हैं कि जो वोटर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर वोटर ने किसी एमपी या एमएलए सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को वोट दिया है और वो जीत गया है, तो क्या वो वोट वो सिर्फ उस पर्सन को मिला है? नहीं, ये बोल रहे हैं कि वोट जो है वो उस पर्सन को तो मिला ही है, साथ ही साथ उस पर्सन को इसलिए भी मिला है बिकॉज उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है या फिर उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जिसका वो टिकट से खड़ा हुआ है, उसके आइडियोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स के संग हो सकता है वो पर्टिकुलर वोटर जो है वो एसोसिएट करता हो. तो ऐसे केस में एक बार जीतने के बाद इफ दिस पर्सन गोज एंड जॉइंस अनदर पार्टी जिसका आइडियोलॉजी एंड फंडामेंटल्स अलग हैं, सो इज इट नॉट चीटिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर वोटर, राइट? सो इसी को बोल रहे हैं क्या है, इसी को बोलते हैं ट्रस्ट ऑफ द वोटर एंड मॉरल सैंक्टिटी बेसिकली ऑफ democracy. So honoring the trust of the voter by remaining loyal to the promises, ideology and party on whose basis they were elected instead of changing sides for personal or political gain. Now रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज वेस्ट बंगाल में अगर आप देखोगे तो वी हैव तृणमूल कांग्रेस टीएमसी एंड यहाँ पर महाराष्ट्र में वी हैव शिवसेना. इन दोनों से 2/3 मेंबर्स अगर आप देखोगे, एंड दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2/3 मेंबर्स यहां से निकल करके क्या है, किसी और पार्टी में जाकर के ज्वाइन हो गए. एंड जो ज्वाइन नहीं हुए हैं तो एग्जैक्टली 2/3 लोग निकल करके उन्होंने अपना पार्टी बना लिया है. सो ये क्या है, क्यों 2/3 कर रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ लूप होल इन द एंटी डिफेक्शन लॉ दैट सेज कि अगर एक इंसान निकलेगा तो क्या होगा, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा. 2 इंसान निकलेगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा. लेकिन इकट्ठे अगर एक संग 2/3 मेंबर्स निकलते हैं देन एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसमें दैट इज नॉट गोइंग टू अप्लाई. ठीक है, तो स्प्लिट एंड मर्जर वाला जो इशू है दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी. नेक्स्ट इज व्हाट डज द आर्टिकल से. The article says that political defections are undermining democracy. क्यों अंडरमाइन कर रहे हैं डेमोक्रेसी को? बिकॉज दे हैव become increasingly common in India and leaders often switch parties after elections for political power rather than for ideological reasons. This is the main thing. कि डेमोक्रेसी में आप क्या कर रहे हो, आप अपने, और आजकल हम क्या देख रहे हैं, ये एक काइंड ऑफ ट्रेंड बनता जा रहा है. आफ्टर एवरी इलेक्शन क्या होता है कि एक सर्टेन चंक ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं वो निकलते हैं और दूसरे पार्टी में जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर वो अपना सेपरेट पार्टी बनाने की एक घोषणा कर देते हैं. सो दैट व्हाट दे आर सेइंग इज बेसिकली अंडरमाइनिंग द वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी. Now what exactly is defection? Defection का मतलब हो गया कि the act of an elected member of the parliament या फिर MLA, member of the legislative assembly, state का minister, ठीक है, leaving the political party on whose ticket they were elected and joining another party or acting against their own पार्टी. ज्वाइनिंग अनदर पार्टी या फिर इवन अगर आप एक्ट करते हो, आगे हम देखेंगे कि किस किस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होता है. तो वन ऑफ द केसेस वेयर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाइज इज आल्सो द केस वेयर यू बेसिकली हैव दिस कि आप अपने पार्टी का विप जो है उसके अगेंस्ट में जाकर के अगर आप किसी इश्यू पे वोट कर रहे हो तो वो भी आप एक डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर में ही आता है अगर 6 महीने के अंदर पार्टी ने आपको फॉरगिव नहीं कर दिया. ठीक है, हम देखेंगे आगे वो चीजें क्या है.
नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एंटी डिफेक्शन लॉ? देखो शुरू से क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से एंटी डिफेक्शन लॉ बोल करके कोई लॉ नहीं था, लेकिन बाद में देखा गया कि ये जो पॉलिटिशियंस है वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में काफी रैंडमली स्विच कर रहे हैं। कभी ये सुबह को इस पार्टी में है, वो एक कहावत है आया राम गया राम, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सुबह को क्या है कि वो किसी और पार्टी में है, शाम को वो किसी और पार्टी में चेंज कर लिया, नेक्स्ट डे फिर किसी और पार्टी में चले गए। तो एक ही दिन में ये आया राम गया राम एक्चुअली एक एमएलए था उसके ऊपर बेस्ड था। तो उसने क्या किया था, एक ही दिन में 3 बार पार्टी स्विच किया था, ठीक है। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए क्या लेकर आए थे, ऐसी चीजों को रोकने के लिए लेके आए थे बेसिकली एक लॉ जिसका नाम था एंटी डिफेक्शन लॉ। So the anti-defection law, it is basically कहाँ पे है? It is in the 10th schedule of the Constitution, and it was added, not amended. It was added by the 52nd Constitutional Amendment Act, 1985. Anti-defection law is a law that prevents elected representatives from changing political parties for personal or political gain. Objective क्या था इसका? Very important. You have to know about the various objectives. Objective was to prevent आया राम गया राम politics, that is frequent party switching. नेक्स्ट इज एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि एकदम से अगर आपने अलाउ कर दिया जो एमपीज एंड एमएलएस हैं उनको पार्टी स्विच करने के लिए, तो हो सकता है कि अपने मनमर्जी के हिसाब से कभी वो इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। इससे क्या है, एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट काफी ज्यादा इनस्टेबल हो जाएगा। बिकॉज क्या है कि लोग छोड़ करके चले गए तो गवर्नमेंट गिर जाएगा, फिर कुछ आ गए, फिर दूसरा गवर्नमेंट बन जाएगा, फिर उसको छोड़ के चले गए, फिर दूसरा होगा। तो ये जो सिचुएशन है इसको प्रिवेंट करने के लिए next is protect the mandate given by the voters definitely, and then is maintaining party discipline in the parliament and state legislature, ताकि पार्टी जो बोल रहा है, जो एमपीज एमएलएस हैं वो उसको सुनकर काम करें, अपने हिसाब से फ्री हैंड से चीजें ना करें, ठीक है। इसके भी अपने आप में कुछ डिबेट्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल हो ही सकता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी का ओपिनियन अलग है और उसी पार्टी के किसी एमपी या एमएलए का किसी बिल को लेकर के हो सकता है अलग ओपिनियन है, ठीक है। तो इज इट अंडरमाइनिंग द फ्री विल ऑफ द एमपी एंड एमएलए? तो ये भी एक क्वेश्चन आता है। बट देन जनरली क्या है, फॉर द लार्जर ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो दीज आर द लार्जर ऑब्जेक्टिव्स। इससे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो हम लेके आए थे ताकि स्टेबिलिटी एक गवर्नमेंट में बना रहे। सो नेक्स्ट है कि व्हेन कैन अ एमपी और एन एमएलए बेसिकली बी डिस्क्वालिफाइड? तो उसमें 4 कंडीशंस हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है, दैट अ वॉलंटरली अ पर्सन गिव्स अप द मेंबरशिप। ये सबसे पहले, ये सबसे इजी है कि खुद से आपका मन नहीं है, आप क्या कर दो, आप रिजाइन कर दो, तो किसी को आपको हटाना ही नहीं पड़ेगा, आपने रिजाइन कर दिया। सेकंड केस क्या आता है? सेकंड केस आता है वोट्स अगेंस्ट द पार्टी। ये जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पार्टी ने अगर बोला है कि किसी कोई पर्टिकुलर बिल है इसके फेवर में वोट करना है, तो आप अगर उस पार्टी के मेंबर हो आपको उसके फेवर में वोट करना है। दैट्स व्हाट इट सेज कि वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग। अगर आप एब्सटेन भी करोगे वोट करने से, नॉट जस्ट आप उल्टा वोट करो, बट आप अगर आपने वोट नहीं किया फिर भी उसको क्या माना जाएगा, उसको एक जो पार्टी विप है, जो पार्टी के सीनियर लीडरशिप है, उनके बात को नहीं मानने के हिसाब से ही पकड़ा जाएगा कि वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्ररी टू द पार्टीज direction of the whip without prior permission, and if the party does not condone as in does not forgive this act within 15 days, तो क्या होगा, the member ultimately will be डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। कि 15 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा उस पार्टी को, उसका जो ये जो एक्ट है उसको माफ नहीं किया अगर, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई हो जाएगा। थर्ड थिंग दैट इट अप्लाइज टू इज इंडिपेंडेंट, इफ एन इंडिपेंडेंट मेंबर जॉइंस अ पर्टिकुलर पार्टी। अगर एक विदाउट एनी पार्टी सपोर्ट कैनॉट ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट मेंबर हो, आप क्या है अपनी मर्जी से किसी और पार्टी में जाकर के एसोसिएट नहीं हो सकते हो अगर आपने इंडिपेंडेंट मेंबर के हिसाब से लड़ा है, बिकॉज लोगों ने आपको क्या दिया है, लोगों ने आपको एज एन इंडिविजुअल देख करके वोट दिया है। वो हो सकता है कि आपके आइडियाज, आपके प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है। They maybe have chosen you because they did not like the either of the parties जो आपके साथ में खड़े थे। So that's why if an independent member basically joins a political party, he or she can be disqualified. And finally we have nominated member joins a political party after 6 months, कि अगर कोई nominated member है वो 6 महीने के बाद, अगर वो 6 महीने के अंदर जो है ज्वाइन कर ले तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बिकॉज अल्टीमेटली देखो, नॉमिनेट आप किसको कर रहे हो, लेट अस अज्यूम मेरा पार्टी है पार्टी ए, मैंने क्या किया कि मुझे कोई पर्टिकुलर पर्सन लगा कि हाँ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज केपेबल, तो मैंने उसको टिकट दिया, उस पर्सन ने जीत के आया एंड द पर्सन बिकेम एन एमपी और एन एमएलए।
Now that person was still now not a party member, but then he might feel now कि okay I want to join party A, तो उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होगा. So if within 6 months, that's why this time limit is given, so within 6 months if a nominated member joins a political party after within 6 months तो नहीं होगा, after 6 months उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है that is going to apply. Next thing it says कि when does disqualification not apply. ठीक है, इसमें कुछ कुछ केसेस हैं कि कब वो अप्लाई नहीं करेगा. तो यहां पर जो है ना 2/3 का जो मैंने क्राइटेरिया बताया, वो 2/3 वाला क्राइटेरिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखो यहां पर बोल रहे हैं कि मर्जर एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन था. इनिशियली देयर वर 2 एक्सेप्शंस, एक हो गया मर्जर एक्सेप्शन और एक था यहां पर स्प्लिट एक्सेप्शन. मर्जर में क्या था, अगर 2/3 मेंबर एक पॉलिटिकल पार्टी से निकल के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाकर के ज्वाइन हो जाते हैं, तो हम क्या मानेंगे, उसको 2 पार्टीज का मर्जर मानेंगे. हम उसको क्या मानेंगे, मर्जर. हम उसको डिफेक्शन नहीं मानेंगे. हम ये नहीं मानेंगे कि ये जो 2/3 लोग हैं ये अपने पेरेंट पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में जा रहे हैं. बिकॉज 2/3 मेंबर मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली आपके पास मेजोरिटी है. तो यानी कि लेट अस अज्यूम कि टीएमसी, ठीक है, तो टीएमसी के अगर 2/3 मेंबर निकल रहे हैं तो ऐसा माना जाएगा कि ये जो निकल रहे हैं 2/3 मेंबर्स ही अगर दूसरे पार्टी में जाना चाहते हैं, तो यानी कि जो मेन कोर ग्रुप है उस पर्टिकुलर पार्टी का, वो तो अल्टीमेटली उसी के साइड में हम देखने को मतलब देख सकते हैं ना. कि बोलने का ये मतलब हो गया कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, ओवरवेलमिंगली मेजॉरिटी मेंबर्स एक पार्टी के जब उस पार्टी में नहीं रह के दूसरे पार्टी में जाना चाहते हैं, तो उसको हम 2 पार्टीज का मर्जर मानेंगे. उसको हम क्या मानेंगे, मर्जर. हम उसको डिफेक्शन नहीं मानेंगे. एंड इसी को पहले जहां स्प्लिट में पहले देयर वाज अ प्रोविजन कि अगर आप दूसरे पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हो, आप बस क्या है, आप बस अलग हो जाते हो, तो इन दैट केस ऑल्सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि एंटी डिफेक्शन लॉ पहले नहीं लगता था. लेकिन बाद में लोगों ने क्या किया ना, स्प्लिट जो प्रोविजन था उसका काफी ज्यादा मिस यूज करना स्टार्ट किया. So instead of going and joining another party, they would simply make their own party और वो उस पार्टी से निकल जाते थे. Again, that was threatening the stability. So यहाँ पर क्या हुआ कि by the 91st Amendment Act, 91st Constitutional Amendment Act 2003, the split provision कि 1/3 members अगर बाहर निकल जाएं तो पहले उसको स्प्लिट बोलते थे, इस स्प्लिट प्रोविजन को हटा दिया गया एंड ओनली ये 2/3 वाले प्रोविजन को, मर्जर प्रोविजन को उसको कंटिन्यू किया गया. ठीक है. Next it says कि who decides basically disqualification, and this is very important कि who decides disqualification. इसको लेकर के क्या है, एक केस भी हो चुका है, हम वो केस भी देखेंगे. तो the speaker ultimately अगर आप देखो, the speaker of the legislative assembly or the chairman of the Rajya Sabha decides disqualification petitions under the 10th schedule. ठीक है. पहले इन्होंने क्या बोला था, पहले इन्होंने बोला था कि जुडिशियल रिव्यू जो है, कोर्ट्स जो है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, ये उन्होंने पहले बोला था. ठीक है. बाद में क्या हुआ, बाद में वहां पर एक केस चला एंड देन द कोर्ट सेड कि नहीं, हम जुडिशियल रिव्यू जो है हम कर सकते हैं. ठीक है. सो यहां पर क्या है, देयर डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. ओके, नाउ द कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू द डिसीजन टेकन बाय द स्पीकर और द चेयरमैन. राइट. तो प्रीलिम्स के लिए दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. Now let us see the case that I am talking about. तो केस यहाँ पर क्या है, केस में यहाँ पर वो थोड़ा ओवरराइटिंग हो गया है. दिस इज द नेम ऑफ द केस. ठीक है. दिस पर्टिकुलर थिंग थोड़ा उसका स्ट्रेंज प्रोनाउंसिएशन है. ठीक है. किहोतो हॉलहन वर्सेस जाखिलू केस, दैट वाज 1992 का जो केस था वहां का है. उस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, उस पर्टिकुलर केस में चैलेंज किया गया था. क्या चैलेंज किया गया था, द केस बेसिकली चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द 52nd अमेंडमेंट एक्ट. बेसिकली 10th शेड्यूल जो डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते. ठीक है. इस केस में चैलेंज किया गया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो था नहीं, आपने उसको ऊपर से डाला है. सो दैट वाज चैलेंज कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ही चैलेंज किया गया. नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट. एक्चुअली इसका आउटकम क्या था, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड साथ ही साथ उसने बोला कि इस लॉ में शुरू में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन नहीं था, बट हमारा अब जो इस केस के बाद कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू विल आल्सो बी अलाउड. ओके. एंड देन पैराग्राफ 7 was struck down. The court declared that paragraph 7 of the 10th schedule, जिसमें वही सेम जुडिशियल रिव्यू को के बारे में बात किया गया था, उसको हम हटा रहे हैं. जुडिशियल रिव्यू इज नाउ अलाउड. ठीक है. सो दैट इज इट. एंड क्रिटिसिज्म ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, यहाँ पर क्रिटिसिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रही थी कि लोग बोलते हैं कि क्या एमपी एमएलए का खुद का कोई मेंबर, खुद का कोई से नहीं हो सकता, अगर उसको निकलना है तो क्या उसको हमेशा 2/3 लोगों को मनाना पड़ेगा, फिर उनके साथ में निकलना पड़ेगा. तो उसके जो ऑपोजिट व्यूज हैं वो ये हैं कि स्पीकर में एक्ट इन अ
द क्रिटिसिज्म ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इज कि स्पीकर जो है हो सकता है दैट कि वो थोड़े बायस्ड मैनर में भी डिसीजंस ले सकते हैं. नो फिक्स टाइम लिमिट इज देयर फॉर डिसाइडिंग. दिस इज अ वेरी बिग क्रिटिसिज्म कि नो फिक्स टाइम लिमिट फॉर डिसाइडिंग द पिटिशंस. हो सकता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ किसी पे अप्लाई हो रहा हो, लेकिन स्पीकर क्या करे, स्पीकर जबरदस्ती उसको क्या करे कि उस पर कोई डिसीजन ही ना दे. तो जब तक स्पीकर फॉर्मली उसको मिनिस्टर से डिस्क्वालीफाई नहीं करता तब तक तो ऐसा जान माना जाएगा ना कि वो अभी भी वो केस उस पर्टिकुलर पर्सन पे चल रहा है, तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा. So there is no time limit for deciding petitions. It reduces the legislature's freedom to express their independent opinions, and it encourages mass defections through the two-third majority वाला जो through two-third का merger clause है उससे, right? So this basically was the core thing of the entire discussion. आगे इसमें जो आर्टिकल है ना उसमें ये भी बोल रहे हैं that defections betray the electoral mandate because a candidate, citizens vote not only for the candidate but also for the party ideology. They also vote for election manifesto, leadership and political vision. As I told you कि चारों चीज के लिए वो वोट करते हैं, सिर्फ एक फैक्टर पे वो वोट नहीं करते. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इंस्टीट्यूशंस. कि अगर बार बार इस तरीके से क्या है ना कि हमें जो जनरली देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे कि किसी के अगेंस्ट में अगर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है या करप्शन के एलिगेशंस है या फिर एनफोर्समेंट एजेंसीज वगैरह के कुछ उसके अगेंस्ट में केसेस हैं, तो ऐसे में क्या होता है इफ द पर्सन गोज एंड, तो ये पर्सनल मोटिव से भी लोग क्या करने लगे हैं, लोग दूसरे पार्टी में जाकर के जाने लगे हैं. सो इट्स नॉट फॉर आइडियोलॉजिकल रीजंस, दे हैव स्टार्टेड मॉडिफाइंग देयर आइडियोलॉजी टू मीट द पर्सनल या फिर टू मीट बेसिकली द पर्सनल गेन्स. तो इससे क्या होता है कि जब ऐसी चीजें होती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, दिस लीड्स टू लॉस ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द वेरियस institutions of the country. Next is this creates public perception that changing parties may reduce investigative pressure, damages institutional credibility and reduces the citizens' trust in democratic institutions. Next, if you see weakening of the next चीज जो होता है इससे weakening of the opposition. This weakens what कि opposition जो है, opposition का काम क्या है, ultimately opposition का काम है government से क्वेश्चंस पूछना, ठीक है. तो ऐसे में अगर ऑपोजिशन के मेंबर्स निकल कर आफ्टर विनिंग इलेक्शंस वो 2/3 मेंबर्स निकल करके अगर दूसरे पार्टी को जाकर के जो गवर्नमेंट वाली बनी हुई पार्टी है, जिनका गवर्नमेंट है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऑपोजिशन क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑपोजिशन बिकम्स वीक. एंड ऑपोजिशन इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन फॉर अ डेमोक्रेसी टू फंक्शन in a healthy way. So this weakens, according to the article, weakening of the opposition, legislative scrutiny, checks and balances, democratic accountability. तो ये सारी चीजें हैं. मतलब एक what is the work of opposition? The work of the opposition is कि जो bills वगैरह लाए जाए उसको अच्छे से scrutinize करे. Next is checks and balances कि authoritative ना हो जाए power, checks and balance करना, democratic accountability लेना. ठीक है. Elections become, अगर ये नहीं होता है then elections simply become contest for power instead of contest for ideas. Just pause for a moment and try to think what this particular line is trying to say. Elections become contests for power instead of contests for elections. Understood? So यहाँ पर main purpose क्या होना चाहिए, instead of contest for आइडियाज की, मेनली हमें ना आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज पे फोकस करना चाहिए. आज के टाइम पे हम देखते हैं कि लोग आइडियोलॉजीज से इतना ज्यादा पार्टी, इलेक्शंस के पहले आप जिसको एक्सट्रीमली गलत बोल रहे थे, एकदम से इलेक्शंस के बाद यू गो एंड जॉइन दैट पार्टी. सो दीज आर थिंग्स अगेंस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच दिस आर्टिकल हैज बीन रिटन. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस. अगर हम देखें तो इटली में ऐसा, पहले हमें सिर्फ इंडिया का एक्सक्लूसिव मैटर है ऐसा नहीं है. आप इसको देख सकते हो कि ऐसे कहाँ पे हुए थे. इटली में पहले हो चुका है, ब्राजील में हो चुका है, फिलीपींस में हो चुका है. इटली में फ्रीक्वेंटली पार्टी स्विचिंग लेड टू अनस्टेबल गवर्नमेंट्स. आज के टाइम की बात नहीं कर रहे हैं हम, इन जनरल जहां पे हो चुका है ऐसे बहुत ज्यादा मास डिफेक्शंस, हम उसकी बात कर रहे हैं. ब्राजील में कोलिशन पॉलिटिक्स एनकरेज ट्रांजैक्शनल पॉलिटिकल बार्गेनिंग. फिलीपींस में पॉलिटिकल टर्नकोटिज्म वीकेंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक ट्रस्ट. सेम थिंग कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें इसी तरीके का मास डिफेक्शंस देखने को मिला है. इससे कॉमन लेसन क्या हुआ है? कॉमन लेसन इज व्हेन पॉलिटिकल ऑफिस बिकम्स tradable asset rather than a public trust, democracy basically is in danger या फिर is it declines. ठीक है. So political office should not be basically tradable. Next is
कि व्यूज ऑफ ग्रेटर पब्लिक थिंकर्स, तो दिस इज द फाइनल थिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। इसमें क्या है, एरिस्टोटल, कौटिल्य, मैकियावेली, इन्होंने क्या किया है, इस तरीके के सिचुएशंस के लिए अपना अपना ओपिनियन दिया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल हैड सेड पॉलिटिक्स शुड परस्यू द कॉमन गोल। पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स शुड परस्यू द कॉमन गोल, कॉमन गुड, नॉट बेसिकली प्राइवेट बेनिफिट। आप क्या कर सकते हो ना, जब इस see, that's why the discussion that I do over here is kind of, what can I say, I do a lot of value addition there. तो वैल्यू एडिशंस करने से क्या होता है कि आप ये जो चीजें हैं, आप सिंपली इसको आंसर लिखने के टाइम पे यू कैन पुट इट एज अ कोट। सो कौटिल्य, एरिस्टोटल said politics should be pursued for common good, not for private benefit. Kautilya had said a ruler's legitimacy depends upon the confidence of the people. अल्टीमेटली अगर रूलर है आपके पास, मान लो कि अगर इंस्टीट्यूशनल पावर आपके पास है, स्टिल इफ यू डू नॉट हैव अल्टीमेटली द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, फिर क्या होता है, फिर बेसिकली द लेजिटिमेसी ऑफ द रूलर कम्स इनटू क्वेश्चन। मैकियावेली हैड सेड वीकनिंग इंडिपेंडेंट सेंटर्स ऑफ पावर, weakening independent centers of power with, तो मैकियावेली ने क्या बोला है, मैकियावेली ने बोला है कि वीकनिंग इंडिपेंडेंट सेंटर्स ऑफ पावर एक्चुअली लीड्स अल्टीमेटली टू वीकनिंग ऑफ द स्टेट इटसेल्फ। मतलब इंडिपेंडेंट सेंटर्स ऑफ पावर अगर हम देखेंगे, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस अगर हम क्या करते हैं, उनको स्टेट अपने हिसाब से यूज करने लगता है, तो अल्टीमेटली स्टेट जो है, स्टेट इटसेल्फ अल्टीमेटली बिकम्स वीक, राइट। एंड फाइनली यहाँ पे बोल रहा है हु इज द बिगेस्ट विक्टिम इन ऑल दिस। ये ऑपोजिशन उसमें विक्टिम नहीं होता है, अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा विक्टिम होता है that actually is the particular voter, right? So this is what this article talked about. The next, if you see कि next जो है यहाँ पर एक prelims का question है, just try to pause and answer this particular question. Question में क्या है, with reference to anti-defection law consider the following statements, ठीक है। तो just look at the three statements. सबसे पहला statement क्या है, that says it was introduced to the 52nd Constitutional Amendment Act. True, definitely. Next is the speaker or the chairman decides questions relating to the disqualification under the 10th schedule. This is also correct. And then is a merger supported by at least 2/3 of the members of the legislature is exempt from disqualification. So all the three statements are correct, right? मेंस में अगर क्वेश्चन आए तो कैसे आ सकता है, मेंस में वो पूछ सकते हैं कि पॉलिटिकल डिफेक्शंस अंडरमाइन not only party politics but also the sanctity या फिर morality of electoral mandate. Critically examine the effectiveness of anti-defection law in preserving the democratic accountability, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहां तक हमने डिस्कस किया है, you should be able to answer this, ठीक है। तो आप खुद एक बार पॉज करो और सोचो कि what are the important keywords that you should include in this particular while writing this particular answer, okay। and interview में क्या है, a question that can be asked is should India make it compulsory for legislators to resign and seek a fresh mandate before joining another political party, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या है, जस्ट गिव इट अ थॉट, व्हाट आर योर ओपिनियंस, बेसिकली इट इज एन ओपिनियन इग्नाइटिंग थिंग। तो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से मेंस के क्वेश्चन में एंड इंटरव्यू के क्वेश्चन में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। The way you are supposed to think for a mains answer is actually different from the way you are supposed to think for a interview answer. Interview answer में क्या है, आपको अपना opinion form करना पड़ेगा। That's why it's very important. Just see this, pause and try to think कि अगर ये question आपसे पूछा जाए तो how basically you will answer that, right? Moving on to the next article. The next article talks about Canada-India defense collaboration for a Canada-India defense collaboration for a secure फ्यूचर। नाउ यहाँ पर क्या है टॉपिक, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि क्या है कि डिफेंस से रिलेटेड इन लोगों ने क्या किया है, कनाडा एंड इंडिया दे हैव साइंड अ डिफेंस कोलैबोरेशन दैट फोकसेस ऑन सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ यहाँ पे क्या आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर पेज से कि ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये किस किस चीज से रिलेट करता है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें इसकी पार्ट है। सबसे पहले है सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हो गया कि क्रिटिकल मिनरल्स, कोई भी आज हमने क्या मतलब कल के आर्टिकल को अगर आपने सुना होगा तो उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से अगर आप देखोगे कि जो हमारे रॉकेट्स हो गए, हमारे स्पेस हो गए, हमारे स्पेस बेसिकली इक्विपमेंट्स हो गए,
हर चीज में क्या है, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, उसमें वी नीड टू बेसिकली हैव चिप्स, और वी need some kind of electronic communication, electronic gadgeting, etc. is required. Now, for those electronic gadgets, what you need is, you need critical minerals. At times, there are some rare earth minerals that are required. तो Canada जो है, that has a huge reserve of critical minerals and rare earth minerals. Okay, so that's why focus क्या है इसमें, supply chain diversification. सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हम अगर हेविली क्या है चाइना से खरीद रहे हैं, या फिर अगर हम हेविली लेट अस अज्यूम जापान से खरीद रहे हैं, तो अगर इस फ्रंट पे देयर इज अ वॉर, वी शुड हैव अनदर कंट्री एज अ बैकअप जहां से हमें चीजें मिल सकती हैं. एंड सेम अप्लाइज फॉर कनाडा एज वेल. सो दोनों ने बोला है कि हम अपने सप्लाई चेन्स जो है उसको डाइवर्सिफाई करेंगे. क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो भी फोकस में है, इंटीग्रेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड एड्रेसिंग शेयर्ड रीजनल सिक्योरिटी challenges in the Indo-Pacific area. Just try to think about the Pacific Ocean. तो उस पैसिफिक ओशन में शेयर्ड बेनिफिट्स क्या है कि वहां से काफी ज्यादा जो है वो ट्रेड होता है, एंड बोथ इंडिया एंड कनाडा के लिए वो जो ट्रेड होता है, द गुड्स बेसिकली दैट फ्लो थ्रू दैट पर्टिकुलर रूट आर वेरी वेरी क्रूशियल. सो दैट इज आवर शेयर्ड इंटरेस्ट. एंड इंडो पैसिफिक एरिया में हमने देखा कि किस तरीके से चाइना जो है वो हेविली अपना जो रोल है वो हेविली जो है अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, एंड थ्रू सेवरल पॉलिसीज, एंड वन ऑफ द पॉलिसी इज ऑल्सो इट्स डेट ट्रैप डिप्लोमेसी. ओके, now so this is what you have to remember. Next is, what does the article say? The article says that changing global security environment, very important, कि क्यों अगेन कोलैबोरेशन करने की जरूरत है, एंड क्यों कनाडा ने ये चीजें मेंशन की हैं. एंड कनाडा हैज सेड कि हमारे बजट में ना पहले वो 2% अपना बजट जो है वो डिफेंस पे खर्च करते थे. नाउ दे हैव सेड कि वी आर गोइंग टू रेज दिस टू हाउ मच, वी आर गोइंग टू इंक्रीज दिस, सॉरी not 50%, they have said that we are going to increase it to 2%. से हम क्या करेंगे, सीधा हम 5% में जो है वो हम इंक्रीज करेंगे अपना डिफेंस बजट. व्हाई? बिकॉज चेंजिंग ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट. what does this mean? The nature of warfare is rapidly changing. कैसे चेंज हो रहा है नेचर ऑफ वॉरफेयर? बिकॉज इंक्रीजिंगली हम क्या कर रहे हैं, ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ऑटोनोमस वेपन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस बेस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे द वॉर इज मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड लेस जियोग्राफिकली डिस्टेंट. पहले ना ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा मैटर करता था. तो कंट्रीज को लगता था कि अगर एक कंट्री ए है यहाँ पे, इसका कोई कंट्री बी है जो काफी दूर में है, तो यहाँ से अगर इसके बीच में अगर कोई मनमुटाव हो रहा है, कोई वॉर हो रहा है, तो दिस पर्सन वुड हैव टू सेल टू दिस प्लेस, देन देयर वुड बी अ फाइट. तो अल्टीमेटली ये क्या करता था ना, अपने आसपास के कंट्री के संग फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करता था, एंड दूर वाले जो है मतलब बेसिकली डिस्टेंस यूज्ड टू बी अ फैक्टर. नाउ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस इज नॉट अ वेरी बिग फैक्टर इन केस ऑफ वॉर्स ऑफ टुडे, बिकॉज वॉर्स ऑफ टुडे आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू जो हमारे लैंड में जो फेस टू फेस डायरेक्ट वॉरफेयर होता है. एसिमेट्रिकल वॉरफेयर इज द टर्म दैट इज यूज्ड दैट एनकम्पासेस नॉट जस्ट ट्रेडिशनल वेज बट ऑल्सो एमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजिकल वेज ऑफ वॉरफेयर. एंड ऑल्सो इफ यू सी कि वॉरफेयर आज सिर्फ उस फ्रंट में नहीं है, आज साइबर वॉरफेयर भी हमें देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो यू हैव स्पेस में भी धीरे धीरे क्या है कि वॉर रिलेटेड जो सैटेलाइट्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं जो वॉर में हमें हेल्प कर सकते हैं, वो भी इंक्रीजिंगली कंट्रीज लाइक चाइना आर पुटिंग इन द स्पेस. इसके पहले हमने वो भी डिस्कस किया है सेपरेटली. नाउ देयरफॉर कंट्रीज मस्ट स्ट्रेंथन डिफेंस प्रिपेयर्डनेस थ्रू इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स. तो इसलिए क्या है, क्योंकि ज्योग्राफी अभी उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, एज अ रिजल्ट क्या करना पड़ेगा कि जिस भी कंट्री के संग हमारे इंटरेस्ट सूट करते हैं, डिफेंस इंटरेस्ट, वी हैव टू मेक अग्रीमेंट विद देम, not necessarily with the countries in our neighborhood. That's why Canada is increasing its defense preparations because of these. So Canada plans to rebuild and modernize its armed forces. Defense expenditure has crossed 2%, aim is 5%. Canada aims, ये तो हो गया. Next is the objective is to prepare emerging global security challenges, इसको face करने के लिए. Now, India and Canada are natural strategic partners. Why they are natural strategic partners? Because, and very important, India क्या ऑफर करता है कनाडा को? लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बेस. मैन्युफैक्चरिंग बेस मतलब वो क्या हो गया? इट बेसिकली मीन्स कि जहां पे आप फिजिकल गुड्स की अगर हम बात करते हैं कि फिजिकल गुड्स, ठीक है, फिजिकल गुड्स हो गए, फिजिकल प्लांट्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए,
ठीक है, इन सारी चीजों को लगाने, जहां आप लगाते हो वो क्या हो गया, वो आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेस। मैन्युफैक्चरिंग बेस बेसिकली मींस कि आपको फैक्ट्रीज प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए आपके पास काफी जगह है, आप काफी उसको फैसिलिटेट कर रहे हो। नेक्स्ट इज स्किल्ड वर्कफोर्स, डेफिनेटली skilled and here also cheap workforce in case of India. So that's what India offers. Next is expanding defense industry. इंडिया भी क्या कर रहा है, डिफेंस पे अपने स्पेंडिंग्स जो है वो बढ़ा भी रहा है और वो प्राइवेट सेक्टर में भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो भी डिफेंस में एक्टिव रोल प्ले कर सके। सो इंडिया इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, इट इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग इट्स डिफेंस इंडस्ट्री। कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन, इंडिया में हमने देखा मंगलयान फॉर एग्जांपल इफ यू सी कि जितने पैसे में बाकी लोगों ने बनाया उससे काफी कम पैसे में हमने एक बना के दिखा दिया। तो ये हमारा जो एक यूएसबी है कि हम क्या कर सकते हैं, हम सस्ते में सामान बना सकते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन दैट इंडिया कैन ऑफर एंड ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम, कि गवर्नमेंट के क्या है, वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर देयर जो कि इनोवेशन को काफी ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट इंडिया कैन ऑफर, दैट्स व्हाई कैनेडा हैज डिसाइडेड टू partner with India in case of defense. India has decided to partner with Canada for what? For the following reasons. Canada के पास क्या है, advanced defense technologies. It also has aerospace expertise. Very very important. ये सबसे बड़ा reason है कि aerospace जो है ना कनाडा का, उसमें expertise है, ठीक है। तो हमें यहाँ से कुछ technologies वगैरह जानने को मिलेगा। Next is research and development capabilities, definitely because they spend more on research and development. So their research and development R&D capabilities are higher. High-end military manufacturing and access to critical minerals. These are the main things, ठीक है, कि ये एरोस्पेस में और उनका क्रिटिकल मिनरल्स में जो उनका एक्सेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट दे आर ऑफरिंग टू इंडिया एंड दैट्स व्हाई वी हैव कोलैबोरेटेड। नेक्स्ट इफ यू सी कि बायलैटरल डिफेंस अग्रीमेंट, तो इन डिफेंस अग्रीमेंट में व्हाट आर द वेरियस थिंग्स, इन्होंने बोला सबसे पहले हम क्या करेंगे अग्रीमेंट में, हम इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन करेंगे। इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन मतलब कि वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज एंड एजेंसीज they are going to cooperate with each other on any issue. Next is the military cooperation. Military cooperation में क्या है, already इंडिया एंड कनाडा दोनों क्या है ना कि दो मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इसके दोनों पार्ट हैं। मतलब इफ यू सी फॉर एग्जांपल रिमपैक, रिमपैक क्या है, बेसिकली द रिम ऑफ पैसिफिक जो नेवल एक्सरसाइज है उसमें बोथ इंडिया एंड कनाडा आर मेंबर्स। देन वी हैव एक्सरसाइज तालिस्मान सैब्रे, इसमें क्या है कि इसमें भी बोथ इंडिया एंड कनाडा दे आर मेंबर्स ऑफ दिस, ओके। पर्पस क्या है इसका, रिमपैक का पर्पस ये हो गया कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, ठीक है। रिमेंबर दिस, रिमपैक पर्पस इज मोस्टली एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड लाइव फायर ट्रेनिंग, एंड एक्सरसाइज तालिस्मान का क्या है, हेवी लैंड एयर एंड एम्फीबियस operations, long range fires and establishing large scale theater logistics. Basically इसका स्पेसिफिक टारगेट है दैट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर मेन, एंड देन हियर इनका क्या है, इनका बेसिकली जो ओवरऑल अगर हम देखें कि चीजों को इंप्रूव करना वैसा टारगेट है इसका, ठीक है। लेकिन जस्ट रिमेंबर कि दो जिसमें इंडिया एंड कनाडा पार्ट है, ताकि मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है यू हैव द एग्जांपल टू राइट इट इन योर आंसर्स। नेक्स्ट, विजिट बाय ऑफिशियल्स इंडियाज नेक्स्ट डिफेंस कॉलेज, विजिट बाय ऑफिशियल्स इंडियाज नेक्स्ट डिफेंस कॉलेज टू कनाडा, ग्रेटर एक्सचेंज बिटवीन मिलिट्री, मतलब देखो दोनों कंट्रीज के अपने अपने मिलिट्री कॉलेजेस हैं तो दोनों आपस में ज्यादा एंगेज करेंगे। डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स एंड आर्म्ड फोर्सेस दे विल वर्क इन कोऑपरेशन, बोथ इंडिया एंड कनाडा के दे आर गोइंग टू वर्क इन कोऑपरेशन। नेक्स्ट इज डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, यहाँ पर था डिफेंस, यहाँ पर था कि मिलिट्री कोऑपरेशन, यहाँ पर है डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एंड दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। इंडस्ट्रीज बनाएंगे, इंडस्ट्रीज में क्या है, कनाडा इज इनवाइटिंग इंडिया टू कोलैबोरेट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करने में, को डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। नेक्स्ट इज सब सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस एंड सबसिस्टेंस एंड बेसिकली इनोवेशन, ठीक है, रिसर्च एंड इनोवेशन। तो ये इज अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने तीन देखा, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, नेक्स्ट टॉक्स अबाउट मिलिट्री कोऑपरेशन, थर्ड टॉक्स अबाउट defense industrial cooperation, fourth talks about strategic technology cooperation, and this is the most important, ठीक है, that is strategic technology cooperation, because इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को चाहिए टेक्नोलॉजी। सो स्पेस, इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में हम क्या करेंगे, स्पेस के केस में बोथ द कंट्रीज पोजेस एडवांस स्पेस कैपेबिलिटीज, बोथ इंडिया एंड कनाडा।
अभी रिसेंट में अगर आप कल देखोगे तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने देखेंगे कि सबसे पहला जो है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बेसिकली हमने क्या किया है, विक्रम 1 वो हमने बनाया है। तो प्राइवेट सेक्टर को भी हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी हम एनकरेज कर रहे हैं डिफेंस में, या फिर बाकी अगर हम देखें तो प्राइवेट को एनकरेज कर रहे हैं स्पेस के फील्ड में एक्टिव रोल लेने के लिए, नॉट जस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक इसरो। Also there were several scientists who were leaving इसरो, और आई थिंक ऑलमोस्ट 100 के ऊपर कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि इसरो से रिजाइन करके वो दूसरे अमेरिकन कंपनीज वगैरह को ज्वाइन करना चाह रहे थे बिकॉज ऑफ मच हायर पे और वट एवर द रीजन मस्ट हैव बीन। तो अभी क्या किया है कि अभी इसको भी काफी टाइटन कर दिया है कि आप जब मन में आए तब छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। So both the countries possess advanced space capabilities. Canada can contribute to what? It can contribute to satellite technology, space robotics, then is RadarSat, basically radar technology, and advanced aerospace components. जो components बनते हैं basically ये space जो हमारे machines वगैरह होते हैं उसके लिए। इंडिया कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाई एज लो कॉस्ट सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स, जैसे विक्रम 1 फॉर एग्जाम्पल, वो क्या है, वो एक लॉन्च व्हीकल है। तो इस तरीके से हम कम पैसे में क्या करेंगे, आपका सैटेलाइट छोड़ के आएंगे, ठीक है। स्पेस लॉन्च कैपेसिटी की हमारा लॉन्च कैपेसिटी अच्छा है कि आप हमें सैटेलाइट दो, हम उसको सेफली डिलीवर कर देंगे। देन इज स्पेस रैपिडली ग्रोइंग स्पेस सेक्टर, बिकॉज अभी मैं क्या बोला, वॉरफेयर वगैरह के लिए चाइना इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग। कितने अगर आप देखोगे, हमने डिस्कस किया था मोर देन हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स अगर आप देखोगे तो चाइना इज प्लेसिंग बेसिकली, some it has placed and some it is in the process of placing in space. Next is the article argues that combining these strengths will improve civilian and defense space cooperation. So दोनों अपने जो strength है they are going to combine that, right? And another thing is critical mineral partnership. The article identifies critical minerals are major areas of cooperation. तो critical minerals ultimately होता क्या है, तो यहाँ पर ना मैंने एक बार बताया था कि critical mineral exactly क्या होता है। अच्छा, so okay, anyways let me just tell you orally what critical mineral is. Critical minerals are those minerals जिसके जो ना they are very vital for what, vital for defense and vital overall for national security. क्रिटिकल मिनरल्स को जो है वो यूज करते हैं फॉर व्हाट, अलग अलग चिप्स बनाने में, अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने में, डिफेंस टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनके अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने में। एज अ रिजल्ट इफ द सप्लाई ऑफ दीज मिनरल्स स्टॉप्स देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आजकल ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे क्रिटिकल मिनरल्स यूज हो रहे हैं। सो इफ देयर सप्लाई स्टॉप्स देन दे आर गोइंग टू फॉर्म अ नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से इसलिए इसका वर्ड क्रिटिकल यूज किया गया है, दैट दीज आर वेरी वाइटल फॉर ऑलमोस्ट every industry that you see now, and overall if you see very vital for जो है हमारा national security, ठीक है। So why critical minerals are important? Because they are essential for defense equipment, semiconductors, electronic vehicles, renewable energy, aerospace systems and missile technology. very important, तो इसके लिए चाहिए। कनाडा का स्ट्रेंथ क्या है? It possesses 31 critical minerals, world's 10th largest rare earth reserves, third largest recoverable uranium resource, about 5% of global tungsten, and second largest producer, I guess second largest producer of uranium or some other metal, ठीक है, यहाँ पे cover हो गया है। But this basically is the significance of Canada, because अगर आप location देखोगे, geographical location of Canada, so it facilitates basically all of these things, especially if you see critical minerals, rare earth and uranium resources. Now, importance for India. India needs reliable suppliers of critical minerals to strengthen defense manufacturing, reduce import dependence, build resilient supply chains, and achieve strategic autonomy. The Indian-Canada Memorandum of Understanding on the Critical Mineral Value Chains 2026 is expected to support long-term cooperation. And finally, if you see the last part, कि India और Canada का relation, even if बीच में थोड़ा बहुत फ्रिक्शनल हो गया था, बट अगर हम एकदम हिस्ट्री में जाकर के देखें तो बोथ द कंट्रीज दे हैव हैड कॉर्डियल रिलेशंस। फॉर एग्जांपल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या है, दोनों ही क्या थे, दोनों ही वॉर के दूसरे साइड में थे, एलाइड पावर्स के साइड में थे बेसिकली, एक्सक्यूज मी, दोनों ही क्या है, एलाइड पावर के साइड में थे। एंड दैट्स व्हाई वी आल्सो हैव किर्की वॉर सिमेट्री। अगर आप देखोगे पुणे में तो काफी सारे जो लोग हैं ना, जो कनाडा के भी काफी सारे सोल्जर्स हैं, दे आर आल्सो बरीड ओवर। Next, there is also a shared commitment towards what? Towards peace and security. The author argues that this historical goodwill
शुड बिकम द अल्टीमेट फाउंडेशन फॉर नए तरीके से जो हमने कनाडा के संग जो रिलेशन है वो स्टार्ट किया, ठीक है। न्यू प्राइम मिनिस्टर, न्यू रिलेशन, राइट। प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन आ सकता है? प्रीलिम्स में द क्वेश्चन कैन कम इज विद रेफरेंस टू इंडिया कनाडा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहला क्या है? critical minerals are essential for defense technologies and semiconductor manufacturing, true. Canada is among the world's leading producers of uranium, true. Then India and Canada have agreed to cooperate in defense dialogue and critical minerals, again very important, ठीक है। which of the following statements given above is or are correct? तो इसमें तीनों statements जो है they are true. now मेंस के लिए कैसे क्वेश्चन आ सकता है? मेंस के लिए आप थोड़ा पॉज करके देखने की कोशिश करो। मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि India and Canada, they possess complementary strength in defense manufacturing, critical minerals, and advanced technologies, right? So, discuss the significance of renewed India-Canada defense cooperation in the changing global strategic environment. True. अब इसी से अगर इंटरव्यू में आप देखोगे, इफ द इंटरव्यू क्वेश्चन में इसमें क्या है, अगेन आपका ओपिनियन फॉर्मिंग क्वेश्चन होगा। इसमें पूछ रहे हैं कि डिस्पाइट द रीसेंट डिप्लोमेटिक टेंशंस, जो कि मैंने बोला ट्रूडो के टाइम पे हमें देखने को मिला था, should India deepen defense cooperation with Canada? Ends with a question mark. How can strategic interests be balanced with political differences? We know कि कनाडा का संग क्या है, हमारे political differences definitely exist करते हैं, especially जो खालिस्तान के इशू को लेकर के अगर हम देखें, but then can this surpass this, right? So again pause and try to form your opinion here, ठीक है, ताकि आप एक होलिस्टिक, मैंने क्या बोला कि इसमें इसको पॉज करके आप इसमें कीवर्ड्स रिकॉल करने की कोशिश करो बेस्ड ऑन द डिस्कशन दैट यू हैव हैड, एंड हियर ट्राई टू पॉज एंड think of what you would say had you been in that particular position. Next, the third article that talks about reclaiming footpaths, taking cities back from cars. तो इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली इस वाले केस में अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट, केस का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रिमेंबर, थोड़ा बहुत याद रखना है, जस्ट रिमेंबर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वॉकिंग ऑन सेफ demarcated footpaths is a fundamental right. Under what? Under two things, right? Article 19(1)(d) that is freedom of movement, and Article 21 that is right to life and personal liberty. Very very important. सबसे पहले तो प्रीलिम्स के लिए यही इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन से दो आर्टिकल्स हैं जिनके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू वॉक ऑन सेफ properly demarcated footpath is a fundamental right. Right? Now the directed states and union territories to frame policies for the construction and maintenance of safe footpaths. Now what does the article say? The article says that Indian cities prioritize vehicles over pedestrians. क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे फुटपाथ में क्या होता है, फ्रीक्वेंटली यू विल फाइंड एनक्रोचमेंट्स, और एनक्रोचमेंट्स भी ऐसा नहीं है कि आज है, ऐसा देखा जाता है कि जनरेशन से देयर हैज बीन एनक्रोचमेंट्स, ठीक है, ब्रोकन और पुअरली मेंटेन्ड फुटपाथ्स and then occupied by parked vehicles and vendors. Again very important. I still remember कि I went to this some place, ठीक है, वहां पर there was a footpath के ऊपर में ना there was a soda person who was selling soda over there. उसने फुटपाथ पे अपना ठेला लगाया था एंड सामने एक पार्किंग का स्पेस था, तो उसने वहां पे वो लगा के रखा था कि कृपया गाड़ी सॉरी नो पार्किंग का एक प्लेट था, तो उसके जस्ट जो जहां उसने ठेला लगाया था उसके सामने था, तो वेरी कॉन्फिडेंटली ही हैड रिटन कि कृपया गाड़ियों को यहाँ पार्क करें, ठीक है। सो दैट वाज अ कॉन्ट्रडिक्शन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दैट इज हाउ लेस वी यूज फुटपाथ्स, कि वो उसका इतने सालों से लगा हुआ है एंड नो वन इवन बॉदर टू रिमूव हिम फ्रॉम देयर. ओके, सो एज अ रिजल्ट pedestrians are forced to walk on busy roads. Elderly people, children and persons with disabilities, they face greater risk. बहुत बार अगर persons with disabilities को आप देखो, जो व्हील चेयर वगैरह से खुद से अगर जो चल के जाते हैं, या वो 3 हैंड ड्रॉन पहिए वाली, जो हैंड ड्रॉन चेन वाली जो साइकिल्स होते हैं जिसपे वो बैठ के चलाते हैं, तो ऐसे में ना व्हाट दे नीड इज दे नीड अ गुड फ्लैट सरफेस, ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह पे आराम से जा सकें, ठीक है. सो इट ऑल्सो मेक्स इट मोर इंक्लूसिव, एंड अगर आप फुटपाथ्स को ही ब्लॉक कर दोगे तो एक्सक्लूजन भी अपने आप में थोड़ा बहुत बढ़ जाता है. ओके, नेक्स्ट इज वॉकेबिलिटी. वॉकेबिलिटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पब्लिक हेल्थ इशू. Footpaths are not merely municipal infrastructure, they are a constitutional right. Again very important, दो आर्टिकल मैंने बता दिया, constitutional right, public health intervention, road safety measure and test of good governance. ये हम थोड़ा ना यहाँ साइड में रखते हैं. Let me tell you something,
कि एक एडिटोरियल मैंने डिस्कस किया था. इन दैट पर्टिकुलर एडिटोरियल इट वाज रिटन इन अ वेरी गुड वे कि किस तरीके से आज के टाइम पे जो राइजिंग केसेस ऑफ हमें देखने को मिलता है, डायबिटीज, क्रॉनिक हार्ट प्रॉब्लम्स, देन यू हैव हाइपरटेंशन एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस जिसको हम बोल सकते हैं. तो ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस है ना, दे हैव इंक्रीज्ड अ लॉट. व्हाई दे हैव इंक्रीज्ड? दे हैव इंक्रीज्ड बिकॉज अल्टीमेटली जो चलने के स्पेसेस हैं लोगों के, वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं. जो ग्रीन स्पेसेस है वो उनको नहीं मिल पा रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट्स, बिकॉज ऑफ रैश ड्राइविंग, बिकॉज लोग फुटपाथ्स को पार्किंग की तरह यूज करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. इससे क्या होता है, लेट अस अज्यूम कि अगर आप देखोगे इन यूरोपियन कंट्रीज, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इफ यू सी इन जर्मनी में देखो, इटली में देखो, पीपल वॉक अ लॉट. फ्रांस में देखो, पीपल हैव दिस हैबिट ऑफ वॉकिंग अ लॉट. व्हाई दे हैव द हैबिट ऑफ वॉकिंग अ लॉट? बिकॉज उनके रास्ते उतने ही साफ, उतने ही वॉकेबल होते हैं. दैट्स वाई वो क्या होता है ना कि अगर 1 किलोमीटर के अंदर अगर जाना है तो लोग वहां पे वॉक करके जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू यूजिंग अ व्हीकल और अ ट्रांसपोर्ट समथिंग. लेकिन इंडिया में क्या है, वहीं पे अगर आपको 500 मीटर भी जाना है या फिर 1 किलोमीटर भी जाना है तो लोग क्या है वहां पे अपना स्कूटी निकाल लेंगे, गाड़ी निकाल लेंगे, कुछ कर लेंगे. द रीजन बीइंग द रोड्स आर सो एब्रप्ट. कितने उबड़ खाबड़ रोड है, रोड चलने लायक नहीं है. ग्रीन स्पेसेस, लोग फोन में अपना गेम्स खेलते रहेंगे लेकिन बाहर जाकर के, क्योंकि पार्क्स बहुत जगह पे मेंटेन नहीं होते हैं. So that is very important. You know, urban development, the town planning is directly proportional actually to the lifestyle diseases of the people living in that particular town. And this is not what I am saying. There are several studies जिसको हमने पहले के articles में discuss किया था, that have proved to be so. Okay, so keep this in mind. This will help you while writing the answers. Now, so इसी चीज को यहाँ पर बोला गया है, walking improves public health. Walking is one of the cheapest and the most effective form of physical activity because it helps to reduce obesity, diabetes, hypertension, heart diseases as well as stress. अगर आप बाहर निकलते हो, थोड़ा चलते हो, धूप मिलता है आपको, फ्रेश हवा मिलता है, तो डेफिनेटली इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एज वेल. ठीक है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें टाउन्स में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं बिकॉज टाउन्स में एंड ऑब्वियसली पोल्यूशन भी कम होगा इससे इफ मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट टेकिंग टू walking. Now, however, according to WHO, India's physical activity profile, you can use this data. ठीक है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन यूज दैट कि इंडिया में जो लोग हैं ना वो फिजिकल एक्टिविटी ही बहुत कम करते हैं. 49.4% ऑफ इंडियन एडल्ट्स do not meet the recommended physical activity level. Imagine, almost half the population. ठीक है, Indian adults, almost half of the Indian adults, they do not meet basically the physical activity level. The figure rises to 57.2% among adult women. More than half of adult women do not basically meet physical activity level of per day decided by WHO. Around 74% of children and adolescents are physically inactive. जबकि इस एज में क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा इनको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए. सो दिस शोज that the problem is not just a personal problem. The problem is both personal as well as a structural and design किस तरीके से हम कर रहे हैं, maintain किस तरीके से कर रहे हैं, that problem. Okay, now poor walkability increases definitely road accidents. So that's why उसको बोला गया है कि safe roads and safe footpaths is basically a fundamental right. तो नीड फॉर बेटर अर्बन प्लानिंग, बिकॉज ताकि इससे क्या होता है, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह भी होता है बिकॉज लोग क्या है सड़कों पे चलना स्टार्ट करते हैं. सो नीड फॉर बेटर अर्बन प्लानिंग, द ऑथर रेकमेंड्स कंटिन्यूअस वाइड बैरियर फ्री फुटपाथ्स. अर्बन प्लानिंग का जो मैंने इतना सब कुछ आपको बताया अभी तक वो अर्बन प्लानिंग का ही पार्ट है. ठीक है. Safe pedestrian crossing, strict action against encroachment, the most important thing that will apply for India. Better street lighting and tree cover, integration of walking with public transport, definitely, and universal accessibility for persons with disabilities. Again, very very important कि हम सिर्फ वॉक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वॉक करना मतलब यहाँ पे जो चल पा रहे हैं सिर्फ उनकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उनकी भी बात हो रही है जो मे बी अपने व्हील चेयर पे खुद से ही, वो मैंने क्या बोला, वो हैंड साइकिल जो ड्रॉ करके चलते हैं या फिर जो मान लो वॉकर से चलते हैं, सबके यहाँ पे बात हो रही है कि ये इंक्लूसिव होना चाहिए. ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज. रिफॉर्म सजेस्टेड इज कि एक नेशनल एक्टिव मोबिलिटी मिशन, दैट स्टार्ट अ मिशन नोन एज नेशनल एक्टिव मोबिलिटी मिशन. ऐसा कोई मिशन जो है वो स्टार्ट करो. एनुअल ऑडिट्स ऑफ फुटपाथ्स, वार्ड लेवल वॉकेबिलिटी मैप्स, ट्रैफिक कामिंग अराउंड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स ताकि सेफ पैसेज मेंटेन हो. स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट अगेंस्ट इलीगल पार्किंग ऑन फुटपाथ्स. Already told you that soda incident. Urban planning that measures success
that measures success by safe walking kilometers, not flyovers. So this is the ultimate थिंग, ठीक है. तो यहाँ पर दो चीजों के संग कंबाइन करके आपको देखना है, अर्बन प्लानिंग के संग एंड व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज said, as well as health. So finally, to conclude, we can say the editorial argues that walkability is a fundamental right and essential feature of inclusive urban development. Protecting footpaths will improve what? Public health, road safety, environmental sustainability, accessibility and quality of life. So urban planning is directly equal to health plus how the environment is, ठीक है. लोग ज्यादा चलेंगे, हेल्थ भी सही होगा, पोल्यूशन भी कम होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ठीक है. एक्सेसिबिलिटी भी क्या है कि इफ वी प्रोवाइड safe passage even for the physically disabled, so that is going to be even better. The Supreme Court judgment provides an overall, definitely the quality of life of the people is going to improve. Why do you think so many people who move to Western European countries, they do not want to come back to India? It is because of the quality of life. And quality of life ultimately मतलब होता क्या है? Quality of life सारी चीजों को मिलाकर ही होता है कि अगर आप बाहर जा रहे हो आपको कैसा रोड्स मिल रहा है, बाहर जा रहे हो कैसा हवा मिल रहा है, कैसा ओवरऑल सेफ्टी कैसा है, इंक्लूसिवनेस कैसा है. तो यही मिलाकर के अल्टीमेटली हम बोलते हैं quality of life. Definitely it includes other things like food and all as well. Now the Supreme Court judgment provides opportunity to transform Indian cities from car centric to people centric spaces. क्वेश्चन कैसे आ सकता है? प्रीलिम्स का क्वेश्चन अगर देखें इससे हम, तो क्वेश्चन कैन कम विद रेफरेंस टू राइट ऑफ पेडेस्ट्रियंस इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग. राइट ऑफ पेडेस्ट्रियंस इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट क्या है? द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट राइट टू वॉक on safe footpaths is protected under Article 19(1) and 19(1)(d) and Article 21. Definitely this is true. The Constitution expressively mentions right to footpath. Definitely ऐसा कोई भी हम देखें तो ऐसा mention नहीं है. Next is the Supreme Court directed the states and union territories to frame policies. So number 1 and number 3 are correct. मेंस में कैसा क्वेश्चन आ सकता है? इससे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि वॉकेबिलिटी इज नॉट मियरली एन अर्बन प्लानिंग इशू बट कॉन्स्टिट्यूशनल, पब्लिक हेल्थ एंड गवर्नेंस इंपरेटिव, ठीक है. पब्लिक हेल्थ एंड गवर्नेंस इंपरेटिव डिस्कस इन द लाइट ऑफ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. एंड अगेन इंटरव्यू का अगर क्वेश्चन आया इसी से तो कैसे आएगा? अगेन आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आएगा. इसमें हमने क्या देखा? इंटरव्यू क्वेश्चन में है इंडियन सिटीज हैव लार्जली बीन डिजाइन्ड for vehicle rather than for people. If you were district magistrate or a municipal commissioner, what measures would you take to make your city more walkable, inclusive or pedestrian friendly? ठीक है. So I hope after the discussion that we had, you will be able to answer both of these. Moving on to the next one. The next one talks about core industries. It talks about core industries grow at 5-month high of 5%. तो यहाँ पर ना जो हमें देखने की जरूरत है अल्टीमेटली दैट इज अबाउट कोर इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है. तो ये ICI जो है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, इट इज बेसिकली इफ यू सी इट इज अ मंथली, एक मंथली प्रोडक्शन वॉल्यूम है. ये क्या है? सबसे पहले जानने की जरूरत है कि ये क्या है. ये मंथली है. इस बार के प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें चेंजेस किया गया है, इसका बेस ईयर जो है वो रिवाइज किया गया है. तो ये क्या करता है? इट इज अ मंथली प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स that measures production volume, कितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है. प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स that measures the performance of India's key infrastructure sectors. What are the key infrastructure sectors? We have coal, natural gas, crude oil, refinery products, fertilizers, steel, cement, electricity, iron ore and जो, ठीक है. मतलब अल्टीमेटली ये जो है ये हमारे जो हो गए, ये हमारे कोर जिसको हम बोल रहे हैं वो है. यहाँ पर आयरन ओर जो है वो नया ऐड हुआ है. रिमेंबर दिस कि आयरन ओर नया ऐड हुआ है. एंड कोल में पहले देयर वर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल दैट वर पार्ट ऑफ दिस. वो था एक वॉश्ड कोल था एंड एक कोल मेडलिंग था, ठीक है. तो ये दोनों को क्या है? यस, कोल मेडलिंग हो गया एंड वॉश्ड कोल हो गया. इसको हटा दिया गया है. लेकिन क्यों? क्योंकि डबल काउंट हो रहा था, लेकिन रॉ कोल को अभी भी रखा गया. सो these are the core industries. just read और एक बार रिकॉल करने की कोशिश कर लो माइंड में. दैट इज कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड आयरन ओर. बेसिकली जिसके जो फंडामेंटल है एक कंट्री के स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है. नेक्स्ट इज हु कंपाइल्स इट? इट इज कंपाइल्ड एंड रिलीज्ड बाय
द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, राइट, कौन सा डिपार्टमेंट में, अंडर डिपार्टमेंट और DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अंडर में, ठीक है। रिमेंबर दिस। बेस ईयर, हमारा पहले का बेस ईयर क्या था, इसको कैलकुलेट करने का 2011-12। अभी हमने क्या किया है, बेस ईयर को क्या बना है, पहले था 2011-12, नाउ वी हैव मेड इट टू 2022-23। तो ये ज्यादा, ये बेस ईयर इन्होंने बोला है, क्यों चेंज किया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू सजेशंस कि 2011-12 क्या है, बहुत बेस ईयर अल्टीमेटली होता क्या है, बेस ईयर इज अल्टीमेटली एक रेफरेंस पॉइंट, और कुछ तो है नहीं। बेस ईयर एक रेफरेंस पॉइंट है जिससे आप आज के टाइम में इन्फ्लेशन कितना है, आपका जीडीपी कितना इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ये सारे प्रोडक्शन आपका कितना हुआ है, एक्सपेंडिचर, मतलब बेसिकली आप चीजों को कैलकुलेट करने के लिए जिस चीज को आप बेस मानते हो, आपको एक तो बेस लेना ही पड़ेगा ना कंपेयर करने के लिए, तो वो जिसको हम बेस लेते हैं, अब बहुत ज्यादा पुराना बेस होगा तो इससे क्या होगा, हमें इनएक्यूरेट डेटा मिलेगा। अब हम 1990s का कोई ले लें कि वहां पर कितना इन्फ्लेशन था और आज का इन्फ्लेशन कैलकुलेट करें, तो देयर विल बी अ ह्यूज नंबर, हो सकता है उतना है ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है, इसलिए बेस ईयर बहुत पास का भी नहीं होना चाहिए, बहुत पास का होगा तो उसमें क्या है ना कि कुछ ईयर होते हैं जो थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोविड के ईयर्स अगर आप देख लो, ठीक है, तो बहुत पास के लोगे तो हमें एक्यूरेट डेटा भी नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई व्हाट दे हैव डिसाइडेड इज, पहले 11-12 था, 11-12 को ज्यादा ही पुराना हो गया, इसलिए दे हैव रिवाइज्ड टू 2022-23। नाउ लेट अस सी व्हाट दे आर सेइंग इज कोर इंडस्ट्रीज का भी जो डेटा निकला है बेस्ड ऑन द न्यू बेस ईयर, तो ये रिकॉर्ड अगर हम देखें तो रिकॉर्ड इंक्रीज देखने को मिला है, 5-month हाई ऑफ 5%। India's core industry sector registered a 5-year-on-year growth in June 2026, making the highest growth rate in the last 5 months. According to the newly launched series of the Index of Core Industries, a major change in the revised index is the inclusion of iron ore, ये भी मैंने बता दिया, as a separate core industry, increasing the total number of core sectors from 8 to 9, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, टोटल 9 कोर सेक्टर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। Alongside this, the sectoral weights and estimation methodology have also been revised. Now methodology में रिवाइज करके क्या किया गया है, वही मैंने बोला, बेस ईयर को चेंज किया गया, ठीक है। सो among all the core industries, iron ore recorded the strongest, इसी बार इसको सेपरेटली दिखाया गया है और यही it has received the recorded the strongest performance, registering of 43.9% growth in the last 5 months, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस कि ये डेटा जो है वो मंथली आता है। However, this exceptionally high growth rate was primarily driven by the statistical base effect, ठीक है, कि base year revision and inclusion and exclusion of certain goods, ठीक है, contracted by 16.44% during the same period last year। इसमें बस इतना ही जो था वो अल्टीमेटली जानने का मेन चीज था, ठीक है, मेन पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप एक बार पॉज करके व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन पॉज एंड यू कैन रीड द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में यहाँ पे है कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स, तो यहाँ पे अलग अलग आइटम्स दिया हुआ है एंड यू हैव टू डिसाइड कि कौन से पार्ट, व्हिच ऑफ देम आर बेसिकली टेकन इनटू अकाउंट व्हेन वी से ICI, that is Index of Core Industries, and mains में there can be a question that explain the rationale behind the revision of Index of Core Industries and discuss its implications for industrial growth assessment, ठीक है। मोस्टली तो ये जो है ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स है, बट जस्ट इन केस इट कम्स इन मेंस तो यहाँ से आप पॉइंट उठा करके आप लिख सकते हो। एंड रैशनल जो है मतलब व्हाट आर द रीजंस, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कोल के क्या है, दो कोल का जो दो है, जैसे कि कोल मेडलिंग एंड वॉश्ड कोल, इसको अलग से हटा दिया गया है ताकि सेम चीज कोल के कैटेगरी में बार बार वो ना हो, बार बार उसमें क्या बोलते हैं, बार बार डबल कैलकुलेशन ना हो, बिकॉज कोल वॉशिंग का ही बाई प्रोडक्ट था दूसरा वाला। नेक्स्ट इज कि हम आयरन जो है हमारा एक कोर इंडस्ट्री है, उसको हम सेपरेट करके उसको हमने एक सेपरेट कैलकुलेशन में ही रखा है इस बार, तो हमारा 8 से 9 कोर हो गया है इंडस्ट्रीज। तो क्यों किया गया है, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मॉनसून सेशन। तो इसमें सेशन देखो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कितने सारे सेशंस होते हैं। सेशन हमारे पास क्या है, इन टोटल 4 सेशंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला इज बजट सेशन। As the name suggests, इसका पार्ट क्या है, it is the longest and the most important of the parliament sessions, usually held from February to March, and the budget session features mostly
फीचर्स अ रिसेस फॉर पार्लियामेंट्री कमिटीज टू रिव्यू द बजटरी प्रपोजल। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट अपना बजट रखता है और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेशंस होता है, एंड आफ्टर दिस सेशन कंक्लूड्स द पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना, वो उसके बजट में जो भी चीजें पेश की गई हैं उसको स्टडी करना, स्क्रूटिनाइज करना, ये सारे काम जो है वो चलता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट एग्जैक्टली इज द ऑब्जेक्टिव, क्यों बुलाया जाता है बजट सेशन। तो प्राइमरीली नाम में ही समझ में आ रहा है कि बजट टू डिस्कस डिबेट अप्रूव द यूनियन बजट विच आउटलाइंस द गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट के क्या प्लान्स है, फिस्कल प्रायोरिटीज हैं, इसके लिए ये आता है। मॉनसून सेशन जो है, मॉनसून सेशन प्राइमरीली बिल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इट ऑकर्स बिटवीन जुलाई एंड अगस्त। ठीक, द सेशन प्राइमरीली फोकसेस ऑन इनेक्टिंग लेजिस्लेशन, कि मैंने क्या बोला, बिल्स लाना, उसको पास करना, ये मेन फोकस होता है। अलाउिंग द एमपीज टू इंट्रोड्यूस बिल्स, एंगेज एक्सटेंसिव डिबेट्स एंड कलेक्टिवली डिसाइड ऑन देयर पैसेज, बिल्स पास करवाना। ठीक है, नेक्स्ट इज विंटर सेशन। विंटर सेशन में क्या होता है ना कि आपने ऑलरेडी बजट पास कर दिया, आपने जो है ये बिल्स वगैरह जो आपके थे वो भी पास हो गए, अब वो परफॉर्म कैसा किया उसने, वो पर्पस होता है किसका, विंटर सेशन का। ठीक है, तो विंटर सेशन का प्राइमरी पर्पस इज टू कंडक्ट अ थॉरो रिव्यू ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स एंड असेस देयर इफेक्टिवनेस, कि ये जो पॉलिसीज थे वो कितने ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं उसको असेस करना। एंड also during the winter session bills are introduced, pending legislation जो pending थे पहले वाले सेशन के वो होता है, and government's performance is examined basically through questions। basically इसका काम होता है परफॉर्मेंस असेस करना। एंड स्पेशल सेशन जो होता है वो नाम में ही समझ में आ रहा है कि वो रेगुलर नहीं है, वो कोई पर्टिकुलर इशू जब होता है, कोई पर्टिकुलर इशू के लिए उसको बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने जीएसटी के केस में देखा था। नाउ द स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज अ यूनिक असेंबली। नाउ अनलाइक स्टैंडर्ड बजट जो होता है, इट इज अ स्पेशल सेशन इज टिपिकली कॉल्ड टू फोकस ऑन अ सिंगल एजेंडा और अ सिंगल लैंडमार्क इवेंट। एज आई टोल्ड यू, जब जीएसटी को पास करना था उस टाइम पे ऐसा एक लैंडमार्क की तरह था। ठीक है, ऑल्दो द टर्म स्पेशल सेशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेशल सेशन बोल करके कोई टर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से पहले हम देख चुके हैं यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि क्या ये टर्म एक्सप्लिसिटली उसमें मेंशन्ड है, तो ऐसा जुडिशियल रिव्यू टर्म क्या एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तो उसी तरीके से है कि स्पेशल सेशन जो है वो एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, बट इट इज कॉल्ड फॉर स्पेसिफिक एजेंडा। एंड देन फाइनली यू कैन जस्ट गो एंड सी दिस कि इससे प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस कैसा आ सकता है। एंड द लास्ट वन इज बेसिकली अ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट, एंड दैट इज अबाउट अ न्यू डेंगू वैक्सीन। हम लोग डेंगू बोलते हैं बट द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज डेंगी। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू से डेंगी। सो डेंगी जो है, डेंगी का क्या आ गया है, डेंगी का एक नया वैक्सीन जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि डेंगी बेसिकली इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय वायरस, नॉट बैक्टीरिया। इट्स अ वायरस बोर्न डिजीज, जो मस्क्यूटोज होते हैं मोस्टली उनसे फैलता है। क्यों गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, बिकॉज डेंगी के केसेस जो हैं दे हैव सिंपली मल्टीप्लाइड ओवर टाइम। वाई दे हैव मल्टीप्लाइड, बिकॉज आप देखोगे जगह जगह पर क्या है, वाटर लॉगिंग हो गया है। हम पॉलिथीन यूज करते हैं ड्रेन्स में, अल्टीमेटली वो लैंड अप करते हैं, तो हमारे ही एक्शंस हैं अल्टीमेटली जो ये वाटर लॉगिंग कॉज करते हैं, फिर वहां पे मस्क्यूटोज वगैरह ब्रीड करते हैं, एंड देन फाइनली इट स्प्रेड्स। ओके, सो इट्स वी, हर बार ना गवर्नमेंट को ही दोष देने से नहीं होगा, वी शुड ऑल्सो बी रेस्पॉन्सिबल कि व्हेन यू गो टू द मार्केट डू कैरी विथ यू। देखो, एक मोबाइल का वेट जितना होता है ना, एक कपड़े के थैला का वेट उससे कम होता है। जस्ट फोल्ड दैट कपड़े का थैला, कैरी इट इन योर जीन्स के पॉकेट तक में आ जाता है, छोटे छोटे जो थैले होते हैं। ठीक है, बैग में भी आप रख सकते हो। सो व्हेन यू गो एंड परचेज समथिंग, यू टेक इट इन दैट क्लॉथ बैग। सो व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट, दैट इज बीइंग रेस्पॉन्सिबल, रिड्यूसिंग योर कार्बन फुटप्रिंट। इसका अल्टीमेट कलेक्टिव एफर्ट ही ये सब होता है। ठीक है, सो बी रेस्पॉन्सिबल, इंस्टेड ऑफ प्रीचिंग अदर्स वी शुड definitely follow. ठीक है, and at least we as educated people, we definitely should lead the way, and then it is definitely going to be followed by the people who are basically it's going to show the way to the other people as well. Now drug controller general of India, and also about the vaccine, remember कि it is a live cultured vaccine. ठीक है, देखो यहाँ पे आएगा अभी, ठीक है ना, कि it is a, yes, it is live attenuated वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन मतलब होता है कि वैक्सीन ना अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं, फॉर एग्जांपल रेबीज वैक्सीन अगर आप देखो तो वो लाइव नहीं होते हैं। लाइव मतलब कि द वायरस एक्चुअली हैज बीन किल्ड एंड उसके बाद उसको इंसर्ट किया जा रहा है, तो इससे क्या है कि वो आपको रेबीज कॉज नहीं कर सकता। ठीक है, बट क्योंकि वो वायरस है, आपका बॉडी क्या है कि उससे फाइट करके एंटीबॉडी डेवलप कर सकता है। तो इस तरीके से
यहाँ पर क्या है, एंड ऑल्सो अनदर थिंग अबाउट रेबीज वैक्सीन इज कि मेनी पीपल ना दे हेजिटेट कि अभी जाना पड़ेगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा. प्लीज डोंट हेजिटेट. रेबीज वैक्सीन इज रेबीज इज लाइफ थ्रेटनिंग. ठीक है, आई हैव सीन अ पर्सन गो फॉर बिकॉज ऑफ रेबीज. So I insist everyone, even if you have minor scratches, do go and take vaccine if you have it from wild animals or something, and do vaccinate your pets. So anyways, so it's a live, मतलब इस लाइव इसका मतलब है कि डेंगू के जो वायरसेस होते हैं ना, वो लाइव वायरसेस होते हैं इसमें, लेकिन वो काफी वीकेंड होते हैं, तो वो भी नहीं कॉज करेंगे डेंगू. ठीक है. सो इसका नाम क्या है शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो इट इज क्यूडेंगा इसका नाम है. ठीक है. The first dengue, this is also the first vaccine approved for use in India. First dengue vaccine approved for use in India. किसको दिया जाएगा? For people aged between 4 to 60 years. It is live vaccine, तो मैंने बता दिया. With first 2 doses होगा, with second dose given 3 months after the first dose. ठीक है. So that's what it is. पहले इंजेक्शन लगा है नहीं लगा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. It's basically a universal thing. Anyone in the age group can take that. About dengue, dengue is a mosquito-borne tropical disease caused by dengue virus. It is usually transmitted. The name of the mosquito that transmits is Aedes. ठीक है, primarily Aedes aegypti. Now also transmits chikungunya, yellow fever and Zika infection. ठीक है. So ये तीनों ही क्या हो गए? तीनों ही वायरस हो गए, तीनों ही जो है इससे फैलते हैं. 4 distinct but closely related this serotypes usually क्या है of the virus, they cause dengue. Same DN 1 2 3 and 4. ठीक है. ट्रीटमेंट क्या है? डायग्नोज विद डेंगू इन्फेक्शन, जनरली ब्लड टेस्ट वगैरह करना होता है, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जस्ट रिमेंबर कि WHO has estimated that around 39 crore dengue viruses infections happen per year, और इंडिया में it has grown basically dramatically. ठीक है. And these are some of the symptoms that you can see on the screen, right? So thank you so much for being along. Do subscribe to the channel and leave your feedback in the comment section. Thank you.